गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बिंदास होंगे, मजे में होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए लाइव। उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, बातचीत करेंगे। आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, आज आपका छोटा सा एक टेस्ट, ठीक है, जो कि मॉक के रूप में डेली हो ही रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरीके से आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 अंकिता पहले ही समझ गई आपकी मैं क्या कहने वाला हूं। अच्छा, आप भी एडवोकेट हैं मुझे लग रहा है ना? मुजरिम के बोलने से पहले ही वकील समझ गया है। चलिए कोई बात नहीं, आपको इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बताना है। ठीक है, आपको इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बताना है। अब सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल। ठीक है, द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग टू द टेम्पल। अब आपको यहां पर बताना है क्या होगा इन चार में से करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल। अब साफ साफ मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी जब आप एक्टिव से पैसिव जाते हो, ठीक है, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आईएनजी फॉर्म आप देखते हो ना, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी पैसिव का सेंटेंस बनेगा तो वो बीइंग के बिना बन नहीं सकता है। मतलब उसमें बीइंग तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो बीइंग हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन में लिखा गया है, बाकी 2 ऑप्शन में बीइंग है ही नहीं। तो पहला मैं एक काम करता हूं कि इन दोनों ऑप्शंस को तो कैंसिल आउट कर देता हूं। मतलब बी और सी में, मतलब ए और बी तो कैंसिल आउट हो गए, सी और डी में कौन सा होगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिमसेल्फ का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, यानी करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। तो यहां पर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या कह रहा है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से फटाफट। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो क्या कह रहा है, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस। ठीक है, फॉर्मल फॉरगिवनेस को क्या बोलते हैं? तो फॉर्मल फॉरगिवनेस को बोलते हैं एब्सोल्यूशन। ठीक है, एब्सॉल्व जिसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब बरी कर देना। क्या कर देना? बरी कर देना, या आप इसको एक्विट भी बोल सकते हैं। एक्विट बोल सकते हैं, एक्सोनरेट बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सोनरेट। देखो एक वर्ड यहां पे दिया हुआ है, सिमिलर वर्ड है, एक जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन एक जैसा है नहीं। ये है एब्ल्यूशंस। एब्ल्यूशन का मतलब होता है नहाना धोना। ठीक है, वहीं पे देखो एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है? मतलब निष्पक्ष रहकर काम करना। ठीक है, फॉरगिवनेस अलग हो गया, यानी बी जो है वो हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न अगर आप देखोगे ध्यान से, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहां पे क्या कह रहा है, इट इज अनडिजायरेबल। अब अनडिजायरेबल का क्या बताना है आपको? एंटोनिम बताना है। ठीक है, अनडिजायरेबल का एंटोनिम आपको बताना है। इट इज अनडिजायरेबल टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, मतलब अनडिजायरेबल नहीं होता। अनडिजायरेबल क्यों होगा? ये तो डिजायरेबल होगा, और डिजायरेबल को हम लोग एडविसिबल। एडवाइसिबल का मतलब क्या होता है? जो आपको एडवाइस किया गया हो। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, फुलिश मतलब बेवकूफाना,
अनएडविसिबल नहीं होगा। मीक मतलब होता है दब्बू, ठीक है, दब्बू। तो यहां पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपको सही प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है और बताना है कि कौन से में सही प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कौन से यहां पर शब्द में प्रेपोजिशन मतलब करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, आपको बताना है कौन से सेंटेंस में करेक्ट प्रेपोजिशन लगा है। देखो बस स्टॉप की बात हो रही है, वहां पे एट लगेगा। देखो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, हम इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज बैठा हो, जैसे कि ये, इसको हम बोलेंगे इन, ठीक है। ऑन मतलब सतह पर कुछ हो, इसको हम लोग बोलेंगे ऑन। और एट कब होता है? जब डायमेंशन नहीं होता है कोई, ठीक है, तो वहां पे एट होगा, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी अशोक वॉज एट द बस स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, आपको अंडरलाइन इडियम का अर्थ बताना है, ठीक है। द एमडी ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो एमडी है कंपनी का, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय टेलिंग हर सेक्रेटरी हु गॉट द मच कोवेटेड प्रमोशन, ठीक है। उसने क्या किया? उसने कहीं ना कहीं कोई राज खोल दिया जिसको वो नहीं बताना चाह रहा था, नहीं खोलना चाह रहा था, लेकिन गलती से कभी कभी नहीं होता है, खुल जाते हैं कुछ राज। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है ऐसे राज खोलना जिसको आप खोलना नहीं चाह रहे थे, मतलब अनइंटेंशनली आपसे ऐसा हो गया हो, ठीक है, आप चाह नहीं रहे थे लेकिन हो गया आपसे। बिल्कुल, तो यहां पे सी हो जाएगा, टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग, ठीक है, बिना चाहे, ठीक है, आपने चाहा नहीं, ऐसा हो गया। अगला यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द नेचुरल एनवायरमेंट इनटू the built environment and many considerations and restrictions can apply before a project is given consent to proceed in terms of how it may influence the environment, ठीक है। अब आपको क्या बोला हुआ है, कंसेंट का आपको यहां पर सबसे पहले तो अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ पता होगा तो आप एंटोनिम बता पाएंगे। कोई बात नहीं, गेनिंग नॉलेज जी, कल से आपका जो टाइमिंग है वो 2 बजे से हो गया है, ठीक है, 2 PM, तो आपकी क्लास शायद मिस नहीं होगी, है ना। आ जाएंगे ना सभी लोग, कल से 2 बजे आ जाना भाई, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल कंसेंट, सहमत, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं ना। तो यहां पे बीकरिंग, एक्सपल्शन, डायरेक्टिव और इंटरडिक्शन, अब आपको बताना है कि यहां पे क्या होगा, इसका एंटोनिम पूछा गया है। इंटरडिक्शन का होता है असहमति या एक्ट ऑफ प्रोहिबिशन, एक्ट ऑफ प्रोहिबिट, ठीक है, मतलब किसी चीज को रोकना, और रोकते हम तभी हैं जब हम असहमत होते हैं, ठीक है। बिकरिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? बिकरिंग का मतलब जानते हैं, किसी फालतू चीज के ऊपर आर्ग्यू करना, आर्ग्यू ऑन अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, किसी बेकार की चीज पर क्या करना, बहस करना, ठीक है। एक्सपल्शन का मतलब जानते हैं क्या होता है गाइस? एक्सपल्शन का मतलब होता है निष्कासन कर देना, किसी को निष्कासित बोलते हैं ना, नौकरी या किसी काम से। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव का मतलब हो जाता है निर्देश, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरडिक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है,
अ ग्रेट ट्रांजिशन मार्क्ड द 20th सेंचुरी फॉर मैनकाइंड। अब थोड़ा सा ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके का पैटर्न अभी आपने नहीं देखा था। देखो यहां पे एक ही सेंटेंस को इसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इधर उधर लिख दिया है। आपको इसको सही क्रम में लेकर आना है, लिखना है A B C D, इसमें इसने सही करके लिखा हुआ है। अब बताइए कि कौन से में इसने सही किया है, कौन से में नहीं किया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं गाइस? आ गया? चलो बताओ क्या होगा। अब देखो क्या कह रहा है, अ ग्रेट ट्रांजिशन मार्क्ड, ए तो नहीं होगा। द 20th सेंचुरी मार्क्ड अ ग्रेट ट्रांजिशन फॉर मैनकाइंड, मतलब 20वीं सेंचुरी ने बताया कि एक बहुत बड़ा मानवता में बदलाव हुआ है, ट्रांजिशंस, ठीक है। यानी बी मुझे लग रहा है अ ग्रेट ट्रांजिशन, ठीक है। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, हाँ बी हो जाएगा। चलो अगला, नहीं मैंने तुक्का नहीं मारा था, है ना, ये मैंने आपसे पूछा था। अगला आपको कॉन्वलेस का सही स्पेलिंग बताना है। ड्यूरिंग माई टाइम टेकिंग एन ग्रेजुअल कॉन्वलेंस आफ्टर माई बैक इंजरी माई फैमिली वॉज बाय माई साइड। कॉन्वलेस का मतलब होता है स्वास्थ्य में जो लाभ आते हैं, स्वास्थ्य लाभ, ठीक है। आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। नहीं बी नहीं होगा बेटा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिए, कह रहा है ब्रैडी स्ट्रेटनड द डैश बैटोन इन हैंड। मतलब ब्रैडी ने, जब आपने देखा होगा जो ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियंस होते हैं वो इस तरीके से एक छोटी सी छड़ी लेकर ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं और उसी हिसाब से बाजा बजता है, उसी को हम लोग बैटन बोलते हैं, ठीक है। अब वो बैटन यहां पर बताना है चार्ज होगा, वुडन होगा, स्विंग होगा या ओपन होगा। अब एक सिंपल सी बात समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये नाउन है। अब नाउन मतलब यहां पर ये कुछ एडजेक्टिव देना चाह रहा है, तभी ये द लगाया हुआ है उसके आगे। बिल्कुल सही, द वुडन बैटन, द वुडन बैटन, ठीक है। अच्छा, आप सभी लोग इस वाले ग्रुप से जुड़े हैं कि नहीं, इंग्लिश बाय सिंटू सर वाले ग्रुप से? इंग्लिश बाय सिंटू सर, इससे जुड़े हैं तो मैं आज उसमें जो लिटरेचर वाली क्लास है वो डाल दूंगा, तो आप वो भी थोड़ा देख लीजिएगा, उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसमें लिटरेचर वाली क्लास डाल देंगे, बाकी और भी आप लोगों के लिए वो कैब वगैरह इसमें रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। तो चलिए, हाँ जी, हाँ जी, नूरी खान जी, बिल्कुल। 10th का बताइए क्या होगा। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, मतलब किसी चीज को फेस वैल्यू पर लेना, इसका मतलब क्या होता है? मतलब
जैसे हम लोग देखते हैं चेहरा या नाम देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, और हम उसको मान लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, नो मैटर उसमें कोई लॉजिक, कोई फैक्ट हो चाहे ना हो, यानी एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स। मतलब हमें ये भी नहीं पता वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बताना है। क्या बताना है? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस आपको बताना है। द सेक्रेटरी एश्योर्स द ऑडियंस दैट ही शी इज गोइंग टू हेल्प देम, ठीक है, ही शी इज गोइंग टू हेल्प देम। बताइए क्या होगा यहां पे डायरेक्ट फॉर्म इसका? देखो बहुत सिंपल है, एक बात समझिएगा, यहां पे एश्योर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सेंटेंस आपका इनिशियली प्रेजेंट में ही था। अब प्रेजेंट में था तो मुझे इतना समझ में आया कि सेड तो हो नहीं सकता है, तो इसको कैंसिल करिए। अब यहां पे 1 2 3 ये हो सकता है, लेकिन आप आगे आइए जरा, तो यहां पे इज लिखा हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका वॉज हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट में होता है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज होता है, तो यहां पर यानी ये जो है प्रेजेंट में ही रहेगा। अब आइए जरा चेक करते हैं कि कहां कहां पर प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो देखो विल नहीं होगा, वाज नहीं होगा, और जिसमें कि ए ऑप्शन पहले ही कैंसिल कर चुके, तो खुद बताओ आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, खत्म कहानी। इतना सिंपल था, वेरी सिंपल, ठीक है। शॉर्टकट तरीका अपनाया करिए। करेक्ट एक्टिव फॉर्म आपको बताना है दिए गए सेंटेंस का, ठीक है। कह रहा है कि माई कैफे हैज बीन रिविजिटेड बाय मैनी टूरिस्ट। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? इतना प्रैक्टिस मैंने करा दिया है, मुझे लगता है कि कुछ छूटा नहीं होगा आपका। मतलब इतना प्रैक्टिस हम लोग किए हैं, क्या ही छूटा होगा हमारा। अब देखिए यहां पे हैज बीन रिविजिटेड, यानी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करना है कहां पर है। तो देखो पहले तो मैनी टूरिस्ट के साथ हैज नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे, द एक्टर वॉज रेडिक्यूल्ड फॉर हर नॉन चैलेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स हर वर्क, ठीक है। अब सवाल उठता है कि नॉन चैलेंट मतलब क्या होता है? जो बहुत शांत हो, है ना, जो बहुत ज्यादा शांत हो। बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक, अनकंसर्न्ड, कंसीडरेट और रेट्रोस्पेक्टिव, जो अतीत पर ध्यान दे, रेट्रोस्पेक्ट करना। आपको यहां पर बताना है, एंटोनिम बताना है। बताइए क्या होगा एंटोनिम इसका? एंटोनिम बताना है। यहां पर सी जो है कंसीडरेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? कंसीडरेट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, जो बहुत ज्यादा कैसा हो? संवेदनशील हो। तो यहां पे सी इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट कह रहा है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है?
पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना। एंटोनिम पूछा गया है। प्लेकेट का भी मतलब क्या होता है? शांत करना। एस्यूज का मतलब क्या होता है? मेक अनप्लीजेंट फीलिंग को और ज्यादा क्या बनाना, सॉरी, अनप्लीजेंट फीलिंग को कम कर देना, यानी इसको भी हम बोल सकते हैं शांत करना। ठीक है। एग्रावेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को और ज्यादा बेकार, बदतर बनाना। ठीक है। तो यानी एग्रावेट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेल का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्वेल का मतलब किसी चीज को खत्म करना, एंड समथिंग। इसी को बोलते हैं क्वेल। ठीक है। अगला बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग काफी ज्यादा कर चुके हैं गाइस, है ना? मुझे लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस तो आप लोग काफी ज्यादा कर चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सी जिसने आंसर बताया है, मेरे ख्याल से सी आंसर उसका सही है। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो सिंपल है, कैम्स रेडिली आर। अब आर लगने के बाद मेरे दिमाग में इतना आता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दूं। मैं ढूंढूंगा तो आईएनजी वाला तो है नहीं, लेकिन थर्ड फॉर्म वाला देखिए यहां पे है, पी से सेंटेंस शुरू होगा, है ना? थोड़ा सा ना, मतलब आप कॉमन सेंस लगाइए बस, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना, कॉमन सेंस लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अ फेंट मिस्ट डैश ओवर द वैली। मिस्ट मतलब जानते हैं, धुंध जो होती है एक तरीके की। ठीक है, धुंध। बिल्कुल, यहां पे क्या हो जाएगा? हैंग, हंग, उसी का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। ये क्या होता है? स्वंग का स्विंग। स्विंग मतलब जानते हैं ना, झूलना। ठीक है, स्वेड का मतलब होता है झूमना। इसका डैंगल का मतलब भी क्या होता है? झूलना। हाँ, तो यहां पे नहीं, स्वेड नहीं होगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 17। शी सेड टू मी यू विल स्लीप एट द कॉन्फ्रेंस टुमारो। अब देखिए यहां पे मैं एक चीज को पकड़ लिया यहां पे। टुमारो का मतलब जब चेंज होगा तो द नेक्स्ट डे बनता है। अब द नेक्स्ट डे मैं देखता हूं कि कितने सेंटेंस में, एक, दो। पहले तो इन दोनों को हटाइए रास्ते से। उसके बाद मैं यहां पर आया तो यहां पर मैंने देखा कि विल का वुड हो जाएगा। तो विल का वुड कहां बन रहा है? एक, दो। डी जो है करेक्ट आंसर है। मतलब आप जानते हैं, आपको ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिक पे काम करिए। लॉजिक का मैजिक आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो आपकी जिंदगी जो है ना, वह मैजिक फुल हो जाएगी। समझे बच्चा? अगला देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है यहां पे। लैंग्वेज, आल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल और डिस्कशन। अब बताइए क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है ये? मजाक चल रहा है यहां पे? हैं? डिस्कशन की स्पेलिंग हमसे पूछी जा रही है, मतलब हमें तो पता ही नहीं है डिस्कशन की स्पेलिंग क्या होती है? हैं? मजाक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद समझिए और फिर मेरे को समझाइए।
तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो रहा है क्या? सी हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, समझ में आ गया होगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग काफी बार कर भी तो चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ही इज इन डेट। डेट मतलब होता है कर्ज। ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, कर्ज कैसे लिखते हैं? इस पे रहता है कि जॉ पे रहता है? रॉ इस पे रहता है क्या? सही लिखे ना। ड्यू टू हिज ज्यूडियस टेस्ट एंड हैबिट्स। आपको इसका सिनोनिम्स बताना है। जो ज्यूडियस का मतलब यहां पे अत्यधिक, है ना। तो यहां पे एक्स्ट्रावेजेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एफ्लुएंट का मतलब तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि धनवान हो सकता है। फ्रूगल का मतलब किफायती। मॉडरेट का मतलब सामान्य। एक्स्ट्रावेजेंट ही एक अलग बिरादरी से दिख रहा है यहां पर, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। चलिए, अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने आ गए हैं। हाँ, आप लोगों को मैं ये सोच रहा हूं कि एक दिन कॉम्प्रिहेंशन की क्लास जो है मुझे लेनी होगी। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन एक दिन पढ़ा दिया जाए अच्छे से, मतलब कायदे से एकदम। क्या कहते हैं गाइस? है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना चाहिए एक दिन। वैसे मैंने एक क्लास पढ़ा दिया है, लेकिन फिर दोबारा से सोच रहा हूं एक बार पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। इनहेरिटेड, क्या कह रहा है? द ब्रिटिश किंग चार्ल्स आई हैड इनहेरिटेड अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम हिज फादर। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कि उसके पिता से उसके पास आ गई। इनहेरिटेड मतलब एक से दूसरे में आना, ठीक। मतलब पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है ना। अगला फिर क्या कह रहा है? कह रहा है हिज पीरियड सॉ अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक। ही वॉन्टेड टू डैश मनी। अब वह चाहता था, इन्फ्लेशन की वजह से वह चाहता था कि पैसे को क्या कर पाए? रेज कर पाए। मनी क्या की जाती है? रेज। जैसे कंपनीज जो है फंड रेज करती है ना, तो उसने क्या चाहा कि मनी को क्या किया जाए? रेज किया जाए। अगला, अब उस रेज करने के लिए उसने क्या शुरू किया होगा उस पर बात करते हैं। ही वॉन्टेड टू रेज मनी, देयरफॉर ही डैश क्रिएटिंग द टाइटल। अब देखो, यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, एक तो स्टार्टेड और वेंचर्ड। वेंचर्ड का मतलब तो एक कंपनी टाइप हो गया, ये नहीं होगा। स्टार्टेड, ही स्टार्टेड क्रिएटिंग द टाइटल ऑफ बैरोनेट एंड सेलिंग इट टू डैश कैंडिडेट्स। अब किनको बेचता था? देखो खुद सोचो, जब वो पैसा कमाना चाहता था, मतलब वो पैसा कलेक्ट करना चाहता था, तो किन बच्चों को बेचेगा? जिन बच्चों के पास पैसा होगा, यानी जो धनवान होंगे। और धनवान यहां पर कौन सा शब्द लिख रहा है बताइए? यहां पे धनवान जो है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो धनवान से क्या हो जाएगा? वेल्दी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला, फिर क्या कह रहा है? उसने ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला, ठीक। हाउ एवर हिज डिसीजन, ये वाला जो डिसीजन था, एज डैश बाय दी ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यह डिसीजन को क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से बताइए यहां पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट। और आंसर्स जो है वो सभी लोगों की तरफ से आने चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है यहां पर, आपसे पूछा गया है ईडियम, ठीक है, आपसे पूछा गया है ईडियम किसका, बताना है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए, हाँ, तो दोबारा से किसी चीज की शुरुआत करना, टू बिगिन अगेन, दैट इज कॉल्ड, हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब किसी चीज को दोबारा से क्या करना, शुरू करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब इस तरीके के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फटाफट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज से मैंने आप लोगों को बोला था कि आज से टाइमिंग चेंज हो जाएगी और यही अब आपकी टाइमिंग रहेगी, तो सभी लोग जो है आंसर दीजिए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बी, ओके, चलिए चेक करते हैं। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि सी से सेंटेंस शुरू होगा और सी के बाद या तो डी आएगा या तो ए आएगा, ठीक है, ये चेक करना है हमें। तो सेंटेंस सी से ही शुरू होगा, लेकिन यहां पर सी के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी आएगा, ए नहीं आएगा। कैसे, लेट्स चेक। आवर कॉलेज प्रिंसिपल डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट स्पीच इन विच ही लॉडेड द पीपल्स, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने बच्चों की बहुत ज्यादा तारीफ की, ठीक है। उसके बाद यहां पे सी के बाद द प्रिंसिपल मेंशन्ड हाउ टीचिंग असिस्टेंट। अब देखो यहां पे प्रिंसिपल ने स्पीच दिया और स्पीच में ही वो कह रहा है कि उसने मेंशन किया। अब यहां पे द प्रिंसिपल विश्ड द स्टूडेंट कंटिन्यू टू एम फॉर परफेक्शन इन देयर फ्यूचर एंडेवर्स। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सी के बाद ए भी लग रहा है और सी के बाद डी भी लग रहा है। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि सी के बाद डी होगा। देखो आप क्या करो, उसके आगे पढ़ो, तो आगे आपको दोनों में ही बी मिल रहा है। अब जरा यहां पर इसके बाद बी पढ़ के देखो, द प्रिंसिपल ऑल्सो लॉडेड एजुकेटर्स। अब देखो यहां पे उसने विश किया है ना कि तारीफ की है, मतलब ऑल्सो लिखा हुआ है, यानी उसने पहले किसी की तारीफ की होगी, उसके बाद उसने एजुकेटर्स की तारीफ की है, और वो तारीफ उसने यहां पे मेंशन किया हुआ है हाउ टीचिंग असिस्टेंट। देखो यहां पे लॉडेड बोला, हाउ टीचिंग असिस्टेंट रिजॉल्विंग एकेडमिक एंड सोशल चैलेंजेस, ठीक है। किस तरीके से, पहले उसने बच्चे की तारीफ की और उसके बाद यहां पे असिस्टेंट की तारीफ की, यानी सी के बाद डी और डी के बाद बी जो है वह ज्यादा करेक्ट यहां पर बन रहा है, ठीक है।
तो यहां पे करेक्ट अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, सी डी बी ए विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। चलिए बताइए यहां पर क्या होगा फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब, ये पढ़ा हुआ है हमारा, है ना। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, ऐसा दोस्त जो हमारे सिर्फ अच्छे दिनों में हमारे साथ रहे, बुरे दिनों में हमारा साथ छोड़ दे। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अ सेल्फिश फ्रेंड मतलब ऐसा दोस्त जो हमारे सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिनों में साथ दे हो और बुरे दिनों में हमारा साथ छोड़ दे, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सुख के सब साथी दुख में न कोई। क्या बात है, एक्वेरियस आज बड़े दिनों बाद आप दिखाई दे रहे हो भैया क्लास में। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम एज ही हैड illicitly accumulated all his wealth। बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कभी भी याद रखना, हम लोग वेरी के साथ जब भी यहां पर एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है, आप जरा एक बार एडजेक्टिव चैप्टर खोल के देखिएगा, मैंने उसमें ये पढ़ाया हुआ है। वेरी के साथ आप जब भी एडजेक्टिव लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव हमारा हमेशा कौन सी डिग्री का होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें मच की, ठीक है, तो मच के साथ जब हम लोग यहां पर एडजेक्टिव लगाते हैं तो मच के साथ एडजेक्टिव हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे वेरी की जगह अगर आप मच लिखते हो तो वो ज्यादा होगा सही, मच रिचर या सिर्फ रिचर आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पे देन से साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पर सेंटेंस में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे सेंटेंस में कंपैरिजन तो हो रहा है, मुझे ये बात तो पता चल रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो यहां पे ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ फेयरी क्वेश्चन ऑफ द डे। अब देखो यहां पे आपको बोला गया है कि आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, आपको यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करके लिखना है, बताना है यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। अब देखो फेयरी क्वेश्चन नहीं होता है, इट्स बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कि एकदम टॉपिक में हो, मुद्दे में हो, ऐसा सवाल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्निंग क्वेश्चन। तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ऐसा जो बहुत ज्यादा मुद्दे में हो सवाल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्निंग क्वेश्चन। अब आपको बताना है यहां पे एंटोनिम बताना है पेनीलेस का। पेनीलेस का आपको एंटोनिम बताना है। पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास पैसे का बड़ा अभाव हो। ठीक है, यानी पुअर आप बोल सकते हो। पेनीलेस का मतलब क्या होता है, पुअर, जो बहुत ज्यादा क्या हो, गरीब हो।
बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें भी किसी को कोई डाउट होगा, है ना। पेनीलेस का मतलब गरीब और रिच का मतलब अमीर। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है यहां पे, अंडरलाइन वर्ड का आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, मतलब सिनोनिम्स पूछा गया है। ठीक है, साइनो पूछा गया है आपसे। अब देखिए, ही गेव अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंपनीज रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, ही गेव अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपनीज रिटायरमेंट प्लान। अब कंसाइज का आपको यहां पर क्या बताना है, सिमिलर। ठीक है, तो कंसाइज शब्द का यहां पे सिमिलर शब्द बताना है आपको। चलिए जल्दी से फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए गाइस, क्या होगा। कंसाइज का मतलब संक्षिप्त होता है ना। तो आपको बताना है कंसाइज का क्या होगा सिनोनिम्स। जल्दी से बताइए क्या होगा कंसाइज का। बिल्कुल, तो यहां पे नहीं, क्लियर नहीं होगा, टर्स होगा। टर्स का मतलब भी क्या होता है, संक्षिप्त। ठीक है, क्लियर मतलब होता है साफ, लेकिन यहां पे आपसे पूछा गया संक्षिप्त के बारे में। देखो, वर्बोज का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा शब्द। मतलब मान लीजिए किसी चीज के बारे में आपको कुछ बताना है, व्याख्या करनी है, और आप उसकी व्याख्या करने के लिए जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बोज बोलते हैं। ठीक है, वर्बोज का मतलब क्या होता है, जिसको जरूरत से ज्यादा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला आपको यहां पर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। जल्दी से बताइए कौन से पार्ट में यहां पर एरर है, आपको बताना है, फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, दे ऑल एक्सेप्ट शायरिन वर वेरी सैड। ठीक है, वर वेरी सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर रिटायरिंग एंड हर इनडिफरेंस वर वेल नोटिस्ड। मतलब जो उसका ऐसा मन नहीं लग रहा था, वो चीज सबने नोटिस भी की। अब देखो, यहां पे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि मेरा एक सवाल है आपसे कि यहां पे वर का जो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ये जो वर का इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए किया गया है। तो यहां पे दे ऑल एक्सेप्ट शायरिन, मतलब इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वर वेरी सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर एंड हर इनडिफरेंस, यानी हर के बारे में बोल रहा है, हर इनडिफरेंस वॉज वेल नोटिस्ड हो जाएगा ना। यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज वेल नोटिस्ड। क्लियर है। They all except Shirin were very sad during the farewell party given to the teacher retiring, and her indifference were well noticed.
क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताइए। जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, तो यहां पे वेन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन वेन का इस्तेमाल, सॉरी कंजंक्शन वेन का इस्तेमाल होगा। एस्टिला हैड हार्डली, हार्डली, अब देखो मैंने आपको बताया हुआ हार्डली के साथ हम लोग वेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हार्डली स्कैर्सली के साथ, और हम लोग नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मतलब कई बार बता चुका हूं। एंटोनिम आपको बताना है एक्सेप्ट का। ठीक है, एंटोनिम आपको बताना है एक्सेप्ट का। चलिए जल्दी से बताइए। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एंटोनिम आपको बताना है। हाँ जी पायल जी, क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया है। ठीक है, अब क्लास 2 बजे से होगी, जो कि पहले 5 बजे से हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल डिनाई हो जाएगा। ठीक है, डिनाई का मतलब होता है मना करना। चलो अगला 11 नंबर, आई एम डैश आफ्टर 5 ईयर्स। बताना है आपको करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। हाँ जी, आज से, आज पहली क्लास है, आज पहली क्लास है, इस टाइमिंग की पहली क्लास है आज। जल्दी से बताइए। क्या होगा, आई एम डैश आफ्टर 5 ईयर्स। मेकिंग एन एग्जाम, टेकिंग एग्जाम, कीपिंग, यहां पर टेकिंग हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दे स्पोक अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल, टर्मोइल मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन द स्टेट, ठीक है। स्पोक अबाउट पॉलिटिकल टर्मोइल, टर्मोइल मतलब क्या होता है, ग्रेट डिस्टर्बेंस, ठीक है। बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। इसका आपसे पूछा गया है, रिप्लेस करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट से, मतलब इसका सिनोनिम से रिप्लेस होगा ये। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। दे टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द स्टेट, उन्होंने बातचीत की। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर करेक्ट एक्टिव फॉर्म आपको बताना है दिए गए सेंटेंस का, करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है दिए गए सेंटेंस का, जल्दी से बताइए। एक्टिव फॉर्म बताना है, ध्यान दीजिएगा। देखो मुझे अगर इतना पता चल रहा है यहां पे वॉज है तो सेंटेंस पास्ट में होगा। अब देखो हैड यूज्ड का कोई मतलब नहीं है, डिड हो सकता है, हैव नहीं हो सकता, डिड हो सकता है, यानी डी और बी में ही कोई करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, तो बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने इतने ज्यादा कर लिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको डाउट आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल और डैश कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन, ठीक है। हाँ याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो पे किए जाते हैं, पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो क्या किए जाते हैं, पे किए जाते हैं, तो पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना हम लोग कई बार गलत कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें हम लोग डेली बात करते हैं तो उसमें हम लोग ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट यही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। अगला बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। इन रिसर्च डन बाय एन ऑनलाइन पब्लिकेशन इट वाज फाउंड दैट द मोस्ट पॉपुलर पासवर्ड इज 1 2 3 4 5 6, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर पासवर्ड होता है ये। अब आपको बताना है कि यहां पे कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत दी गई है।
पब्लिकेशन, बिल्कुल करेक्ट। यहां पे पब्लिकेशन की यहां पर स्पेलिंग जो है, एक मिनट, वन ऑफ द कंटेंट्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट, पब्लिकेशन ही हो जाएगा ना। हाँ, पासवर्ड तो सही दिया गया है, और क्या दिया गया, रिसर्च, रिसर्च भी सही दिया गया, पॉपुलर भी सही दिया गया। हाँ, पब्लिकेशन हो जाएगा। चलो, ए हो जाएगा ना। चलो, अगला क्वेश्चन, एक्टिव फॉर्म बताना है आपको, जल्दी से बताइए एक्टिव फॉर्म। क्या होगा इसका एक्टिव फॉर्म? You are asked to tell the plumber to mend all the pipes. ठीक है, बिल्कुल, टेल द प्लम्बर्स टू मेंड ऑल द पाइप्स। ठीक है, हाँ, बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर। अच्छा, पब्लिकेशन का भी स्पेलिंग सही था। चलो, वो ऑटो करेक्ट से शायद हो गया होगा, वैसे पब्लिकेशन की स्पेलिंग वहां पे LCI लिखा हुआ था, मतलब वो वैसे लिखा हुआ था, CA नहीं था, वो CI था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा गया है, आपसे होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन, मतलब एकदम जो अडिग होकर। 15 क्वेश्चन देख लें एक बार। मैं वही कह रहा हूं बेटा, ये पब्लिकेशन पे ना यहां पे आई था, ये होता क्या है ना, ऑटो करेक्ट की वजह से, ऑटो करेक्ट की वजह से कई बार टाइपिस्ट टाइप करता होगा तो वो सही वाला स्पेलिंग ले लेता है, अपने आप ले लेता है वो। ठीक है, चलो, होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन, मतलब अपने अपने विचारों को बड़ा डिटर्मिनेशन के साथ रखना, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? टेनेशियस बोलते हैं, है ना। बिल्कुल, ऐसे लोगों को हम लोग टेनेशियस बोलते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा अडिग होते हैं अपने विचारों को लेकर, मतलब जो हिलते ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आपको यहां पर बताना है क्या एरर है इस पार्ट में, कौन से पार्ट में एरर है। जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे एरर। अभी देखो, मैंने आपको एक चीज वेरी और मच के बारे में बताया था, वहीं पे ही एरर है। देखो,
याद रखना, वेरी के बाद अगर यहां पे वर्ब लग रहा है तो वो आईएनजी फॉर्म का होगा, और ईडी फॉर्म का होगा तो यहां पे मच लगेगा। ठीक है, तो यहां पे ए पार्ट में एरर है। 19 इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है सबैटिकल, कॉन्फ्लुएंस, सिनेलेसिस, कन्फॉर्न। जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे, इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है। सिन्हैलेजी का मतलब क्या होता है? मतलब जो नॉर्दर्न इंडिया था ना, पहले जो श्रीलंकन आइलैंड के जो नेटिव होते थे उनको सिन्हैलेजी कहा जाता था। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? सिन्हैलेजी कहा जाता था। ठीक है, और यहां पे जो डबल ई दिया गया ना वही गलत है, तो यहां पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। एंटोनिम आपको बताना है ओ ओ ओ ओ, ओ विविड वर्ड का। हाँ ये रहा, इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। बेटा कन्फॉर्न, हाँ जो डी जो है ना वो गलत नहीं है, कन्फॉर्म भी होता है, कन्फर्म भी होता है, कन्फॉर्म भी होता है, कन्फॉर्म भी होता है। कन्फॉर्म भी शब्द होता है। एक सेकंड एक सेकंड, ये जो शब्द दिया गया है ना इसका मतलब होता है नियम का पालन। वो जो आप कंफर्म कह रहे हो ना वो अलग शब्द है, ये अलग है, ये अलग है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, दोनों शब्द हैं। हाँ बेटा दोनों ही सही हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं यहां पर। वो जो आप कंफर्म और कन्फॉर्म में कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं बता देता हूं कि दोनों अलग अलग शब्द हैं अपने आप में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। विविड मतलब साफ सुथरा, है ना, और प्लीजेंट मतलब मर्की। ठीक है,
तो यहां पे मर्की जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको रेक्टिफाई करना है, मतलब सही करना है यहां पर दिए गए सेंटेंस को, ठीक है। मतलब इसमें कुछ गलती हो सकती है, अब वो स्पेलिंग का एरर हो सकता है, तो आपको उसको सही करके यहां पे लिखना है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नाइन टेल्ड फॉक्स इज अ मिथिसल क्रिएचर फ्रॉम जापानीज कल्चर, ठीक है। अब आपको यहां पर बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, फटाफट बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। क्या कह रहा है, द नाइन टेल्ड फॉक्स इज अ मिथिसल क्रिएचर। अब मिथिसल होगा या मिथिकल होगा? अब मिथिकल की स्पेलिंग क्या होती है? ABCD बताइए। मिथिकल मतलब जो रियल ना हो, जो सिर्फ मिथ में हो, ठीक है। बिल्कुल, तो यहां पे मिथिकल हो जाएगा सी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथिकल का मतलब ही होता है जो रियल ना हो, इमेजिनरी हो, ठीक है, काल्पनिक एक तरीके से कह सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको एक्टिव फॉर्म बताना है दिए गए सेंटेंस का, ठीक है। कह रहा है कि हाउ हिज प्रॉब्लम्स विल बी फिक्स्ड बाय यू, ठीक है। अब देखो यहां पे विल बी फिक्स्ड है, विल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये पैसिव का सेंटेंस है यहां पर, इसी पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब अगर ये पैसिव है तो इसका अगर मैं एक्टिव बनाऊंगा, तो एक्टिव बनाऊंगा तो क्या करूंगा, देखो विल तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, ये इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, हाउ आर यू फिक्सिंग हिज प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप खुद बताइए, जहां पर विल नहीं है, सबसे पहले तो उन सारे सेंटेंसेस को क्या कर दीजिए? कैंसिल आउट कर दीजिए। तो जैसे ही आप विल वाले छोड़कर बाकी सेंटेंसेस को देखोगे तो यहां पे सिर्फ एक ही सेंटेंस में विल है, जो कि है सी। तो यहां पे करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशंस। आपको यहां पे कोलोकेशन फिल करना है, जल्दी से बताइए क्या होगा सही कोलोकेशन इसमें। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट इज इजियर टू मेक अ प्रॉमिस देन टू डैश अ प्रॉमिस, ठीक है। मेंटेन, फॉलो, जस्टिफाई और कीप। देखिए वादा करना हमेशा उस वादे पर खड़े रहने से ज्यादा आसान होता है। बोलते हैं ना कि हमने वादा तो कर दिया, लेकिन उस वादे पर खड़े रहना वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है, मेंटेन, फॉलो, जस्टिफाई नहीं होगा, कीप हो जाएगा, मतलब उस वादे पर टिके रहना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कीप हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर क्या कह रहा है, ही वॉज पेड हैंडसमली फॉर हिज एबिलिटी टू हैंडल द कॉवर्ड स्किलफुल, क्राउड स्किलफुल, सॉरी कॉवर्ड बोल रहा हूं, क्राउड स्किलफुल। बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर।
ही वॉज पेड हैंडसमली फॉर हिज एबिलिटी टू हैंडल द क्राउड स्किलफुल। जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। अब देखो सी, ओके ठीक है, करेक्ट है, सी यहां पे करेक्ट है। देखो ध्यान से समझो पहले, ही वॉज पेड हैंडसमली, हैंडसमली यहां पे एडवर्ब, ठीक है, किस चीज के लिए? हिज एबिलिटी टू हैंडल द क्राउड स्किलफुल। अब देखो स्किलफुल जो है वो क्राउड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, वो हैंडल को क्वालिफाई कर रहा है, और हैंडल अपने आप में वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए, और उस हिसाब से ये स्किलफुली होना चाहिए। मतलब यहां पर एडवर्ब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तब जाके ये सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो स्किलफुल जो है यहां पर स्किलफुली होगा, ना कि स्किलफुल होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस आपको बताना है, मतलब दिए गए वाक्य का सही आपको फॉर्म बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही फॉर्म। देखो क्या कह रहा है, करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है, यानी सेंटेंस एक्टिव में दिया गया है। अब बहुत आसान, देखो विल प्रेजेंट, मतलब हमारे पास अभी पिछला वाला ही थोड़ा इससे बस उल्टा पूछ लिया था, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है, तो यानी इसका जो पैसिव होगा वो क्या हो जाएगा? विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव हो जाएगा। अब जब सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि कहां कहां पर विल दिया गया है। कैन हटा दो, कुड हटा दो, वुड हटा दो, यानी बी जो है वही सिर्फ एक आंसर बनेगा, बाकी तो सारे में अपने आप ही यहां पर कैंसिल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको इस्तेमाल करना है यहां पर फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले अ परफेक्शनिस्ट, एक परफेक्शनिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। मेटिकुलस, ओमनिशियंट, ऑप्टिमिस्टिक या एम्बिडेक्स्टरस? बिल्कुल, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटिकुलस। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मेटिकुलस। ठीक है, ओमनीसियंट, ओमनीसियंट मतलब सर्वज्ञानी। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। एम्बीडेक्स्टरस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से बराबर निपुण हो, स्किल्ड हो। ठीक है, जिसके दोनों हाथ एकदम बराबर काम करते हो। जैसे मान लीजिए मैं दोनों हाथों से अगर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? एम्बीडेक्स्टरस। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको अरेंज करना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर।
देखिए क्या कह रहा है। अच्छा आप बताएंगे, चलो बताओ बताओ बताओ। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल वायरस की तरह। एम्बीडेक्स्टरस तो मैंने पढ़ाया हुआ है ना आपको, एम्बीडेक्स्टरस मैंने पढ़ाया भी हुआ है। चलो बताओ जल्दी से। बिल्कुल, यहां पे करेक्ट आंसर ADCB जो है वही यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर A, B और D, यही तीन सेंटेंसेस हैं जो कि शुरुआत के सेंटेंस बनेंगे। अगर आप चेक करोगे यहां पर तो अ सर्टेन एम विल इन्फ्यूज वंस लाइफ विथ न्यू मीनिंग, ठीक है। हाँ थोड़ा सा शुरुआती लग रहा है। एट सम पॉइंट एन एमलेस पर्सन। अब देखो सबसे पहले तो एम का इंट्रोडक्शन यहां पर हुआ है, तो एमलेस की बात यहां पर पहले तो नहीं आएगी, यानी बी जो है वो तो कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा। चलिए डी चेक कर लेते हैं, डी चेक कर लेते हैं। अ मैन हु इज एमलेस, फिर वही बात हो गई है ना। तो फिर देखो यहां पे डी जो है वो भी हमारा यहां पर नहीं बन रहा है सेंटेंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ADCB विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ADCB। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपको फ्लॉट का सिनोनिम बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा फ्लॉट का सिनोनिम। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। मीनिंग क्या होता है, पहले मीनिंग तो बता दो। आप तो सीधे आंसर बता दे रहे हो, गजब के तेज बच्चे हो आप लोग। बिल्कुल, डिसरिगार्ड करना, मतलब खुलेआम क्या करना, डिसरिगार्ड करना, ठीक है। खुलेआम एकदम डिसरिगार्ड करना उसको फ्लॉट बोलते हैं। क्लियर है। डाइवल्ज का मतलब होता है किसी चीज को उजागर कर देना, गुप्त बात को बता देना, दैट इज कॉल्ड डाइवल्ज। मॉक जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसरिगार्ड, क्लियर है, डिसरिगार्ड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द येलो ड्रेस परचेज बाय यू इज नॉट मच डिफरेंट देन वन आई हैव बॉट। बताइए। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। डिफर फ्रॉम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम लोग कलर, साइज या क्वालिटी का बात करते हैं। अगर आपने प्रेपोजिशन चैप्टर मुझसे पढ़ा होगा तो वहां पे डिफर विथ, डिफर फ्रॉम और डिफर ऑन, डिफर विथ का इस्तेमाल हम लोग इन केस ऑफ पर्सन करते हैं, डिफर फ्रॉम का इस्तेमाल कलर, साइज, क्वालिटी के बारे में करते हैं, और डिफर ऑन का इस्तेमाल हम लोग किसी पॉइंट, मैटर या इशू पर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर डिफर फ्रॉम वन यू बॉट, ठीक है। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अंडरलाइन का आपको बताना है एंटोनिम। इम्यून मतलब अपने आप को क्या बना लेना, मजबूत बना लेना।
इम्यून योर सिस्टम मिस्टेकली अटैक योर बॉडी, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैंने प्रेपोजिशन में आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है, याद आ रहा है कुछ? इम्यून का मतलब होता है अपने आप का बचाव कर लेना, मतलब अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना कि आप बच जाओ, और अपने आप को कमजोर कर लेना, वल्नरेबल, ससेप्टेबल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ससेप्टेबल, ठीक है। यानी ए जो है वो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वल्नरेबल मतलब ससेप्टेबल। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, नाजुक होता है। क्या कह रहे हैं, देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। ये तो नहीं होगा, हु शुड नहीं, हु बिलीव्ड नहीं, सार्वभौमिक सत्य है ना ये तो। अच्छा ठीक है, ठीक है, 15 सेकेंड का टाइम दे दूंगा भैया, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, 15 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं आपको। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, इसका मतलब क्या होगा? क्या कह रहा है, मिस्टर आल्फोर्ड hasn't thought of his friend since he went abroad, out of sight, out of mind, इसका क्या मतलब होगा? आउट ऑफ साइट का मतलब देखना, आउट ऑफ माइंड का मतलब भूलना, मतलब अगर आप किसी को बार बार नहीं देखेंगे तो उसको भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए डायरेक्ट फॉर्म बताना है आपको।
वी आस्क्ड देम हु हैड कॉल्ड देम। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, इसको मत देखो, आप यहां पर देखो। ठीक है, अब अगर ये हैड कॉल्ड है यानी ये पास्ट परफेक्ट में गया है। ठीक, अब दो चीजें यहां पर निकल कर आती हैं, या तो सेंटेंस पहले से ही पास्ट परफेक्ट में होगा, या तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट चेंज हुआ होगा। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में यहां पर एक और दो, बाकी तो ये दोनों कट गए। अब हु हैज कॉल्ड हिम या हु हैज कॉल्ड यू, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्सीन का आपको बताना है सिनोनिम्स। चलिए फटाफट बताइए। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। बिल्कुल, यहां पे क्या हो जाएगा, डर्टी, गंदा। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए जल्दी से बताइए। He does not know how to draw quickly and straightly. जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। टाइम दे रहे हैं भाई, टाइम तो दे ही रहे हैं। He does not know how to draw quickly and straightly. जल्दी से फटाफट। ए बता रहे हैं, अच्छा ए में क्या एरर है, चलो ये बता दो जरा मुझे। चलो आपका आंसर सही है, लेकिन ए में क्या एरर है ये बताइए। बताइए भैया।
ए में एरर क्या है? क्विक एंड स्ट्रेट। तो उस हिसाब से तो दो आंसर हो जाएंगे इसके। मतलब उस हिसाब से तो दो आंसर हो जाएंगे ना इसके। चलिए, हाँ देखो क्या कह रहा है, ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। नहीं, यहां पर क्विक आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? क्विक आ जाएगा, और यहां पर स्ट्रेट आ जाएगा। ए और डी दोनों सही आंसर है इसके। आपने मतलब बता दिया था, वैसे आपने सही बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताइए। कोई स्पेलिंग एरर ना हो। जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। कौन सा सेंटेंस? सी डी बता रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं। स्क्वैक्ड हो जाएगा ना, सी होगा, सी हो जाएगा। हाँ, सी हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए ठीक से। स्क्वैक होता है चीखना चिल्लाने को कहते हैं स्क्वैक। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ऑल हर सोरो शी मस्ट विप और शी विल डैश। इन ऑल हर सोरो शी मस्ट विप और शी विल डैश। मतलब दुख में, या तो उसे, नहीं पेपर वन में देखो, दोनों में अलग अलग क्वालिफाई नहीं होना है। पेपर वन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको ओवरऑल क्वालिफाई करना है। मतलब सिर्फ आप हिंदी के भी क्वेश्चन कर लेते हो या सिर्फ इंग्लिश के भी कर लेते हो, तब भी आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। इन हॉल ऑल हर सोरो शी मस्ट वेप और शी विल सफर, ठीक है। बिल्कुल, तो यहां पे सफर विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो, अभी तक तो हमसे क्या पूछा जाता था, यहां पे पूछा क्या गया है कि आपको बताना है एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ एंटोनिम। एंटोनिम का एंटोनिम बताइए। वाह, क्या सवाल पूछा गया, मजा आ गया। है ना अच्छा सवाल। एंटोनिम का एंटोनिम बताना है। सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम। या इसमें भी अभी बैठ के सोच रहे थे आप लोग? सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, गिव अस सम रूम
फॉर इम्प्रूवमेंट? सॉरी, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? गिव अस सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होगा या एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट? अपॉर्चुनिटी, मौका दिया जाता है, ठीक है। चलिए डायरेक्शन क्या पूछ रहा है आपसे? द हेल्थ पर्सनल एडवाइस टू डैश द डैश ऑफ अनहेल्दी फूड हैबिट्स इफ वी वांट टू मेंटेन आवर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? अब देखो मुझे यहां पे आंसर पता है क्यों पता चल गया? ऑफ लगा हुआ है ना, स्टीयर क्लियर जो है अपने साथ ऑफ लेता है, स्टीयर क्लियर ऑफ, अवॉइड, जिसका मतलब होता है अवॉइड। चलिए इसको पढ़िए और बताइए आंसर जल्दी जल्दी। चलिए फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर पहले वाले ऑप्शन में? बिल्कुल, डैमेज्ड। वेरी गुड। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डैमेज। और ब्यूटीफुल इकोसिस्टम इज बीइंग सिस्टमैटिकली डैश बाय इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन। डैमेज हो रहा है ना? डैमेज। अगला बताइए, इनटू रिवर लाइक गंगा एंड यमुना न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम एटॉमिक प्लांट्स म्यूटेड into the world's oceans and dash gases such as carbon dioxide, जहरीली गैसेस, पॉइजनस। अच्छा बिना ऑप्शन के भी बता दोगे? क्या बात है, बच्चे तो होने चाहिए ऐसे।
अगला क्या होगा? ठीक है, पॉइजनस सही है। आगे नेक्स्ट बताइए। बिल्कुल करेक्ट, अंडर। इन नहीं होगा, अंडर होगा। अगला बताइए। डैम्स बनाए जा रहे हैं, बिल्ट होगा। ये तो बहुत आसान है यार, सच में ही आसान है, सही कह रहे थे आप, आसान है। साउथ अफ्रीका एंड मेनी अदर फॉरेस्ट क्रिएचर हैव बिकम डैश स्पीसीज। मतलब ये स्पीसीज क्या है, खतरे में है, इंडेंजर, है ना? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया।